हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि ऑडिट के लिए अकाउंट्स बनाते टाइम किन 12 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के रेफरेंस में बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस की। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंसेस होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जो आपके क्लोजिंग बैलेंस थे और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो बिल्कुल मैच होने चाहिए। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो पिछले साल का आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंसेस होगा। अब ओपनिंग बैलेंस में एक खास बात है कि मान लो जिन लोगों की फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है तो उन लोगों की ऑडिट रिपोर्ट पिछले साल की नहीं होगी या उनके अकाउंट्स पिछले साल नहीं बनते थे, तो उनको ओपनिंग बैलेंसेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ से मिलाएंगे। लेकिन जिन लोगों की पिछले साल भी ऑडिट हुई थी या पिछले साल अकाउंट्स बने थे तो वो उनके क्लोजिंग बैलेंस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के ओपनिंग बैलेंसेस से मैच खाने ज़रूरी हैं। वरना होता क्या है कई बार दोस्तों कि आपकी पूरी ऑडिट हो जाती है और पता लगता है कि आपके ओपनिंग बैलेंसेस ही गलत थे, तो आपकी जो सारी मेहनत थी अकाउंट्स बनाने की वो सारी खराब हो जाती है। फिर आपको दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी सबसे पहले कि जब भी अकाउंट्स तैयार करो तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस मिलाने हैं किससे, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था उससे। अगर बिल्कुल नया काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो इस चीज़ में। टर्नओवर की हम बात करें तो टर्नओवर में आपको जो ध्यान रखना होता है, आपकी जीएसटी रिटर्न और जीएसटी रिटर्न में भी जीएसटीआर 1 टर्नओवर आपका एज पर अकाउंट्स आ रहा है 120 लाख, तो आपकी जो जीएसटीआर 1 है उसका भी 120 लाख आना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीएसटीआर 1 में हमने टर्नओवर शो किया है वही टर्नओवर आपकी अकाउंट्स में भी मैच होना चाहिए। अगर उसमें आपने कुछ गलती की है एंट्री करते टाइम या कुछ चीज़ें करते टाइम, या जीएसटीआर 1 में गलती की है या अकाउंट्स में एंट्री करते टाइम गलती की है, तो उसको आपको सुधारना होगा। एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको सुधारना होगा और फिर वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन भी होगा। जो सेल्स अकाउंट्स में आ रही है वही सेल्स का टोटल जीएसटीआर 1 के टोटल से आपका मैच होना चाहिए। सिंपल सिंपल सी गणित ये है, अगर वो टर्नओवर मैच नहीं होता है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में उसका क्लोज जाता है, वो एक रिपोर्ट बनती है उसकी। परचेज के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि जीएसटीआर 2A से मैच होनी चाहिए। वैसे जनरली ये होता है कि हम 2B से जीएसटी में जीएसटीआर 3 में इनपुट क्लेम करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो परचेज सही मायने में जीएसटीआर 2A से, यानी कि आईटीसी आपकी जो बुक्स है एज पर बुक, वो और जीएसटीआर 2A आपकी दोनों मैच होनी चाहिए। उसमें भी आपको ये चीज़ देखनी होती है कि टोटल से मतलब नहीं है, आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये आपके एज पर अकाउंट्स और एज पर 2A जो हैं वो तीनों चीज़ें अलग अलग बराबर होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो आईटीसी अकाउंट्स में आ रही है वही आईटीसी जीएसटीआर 2A से भी मैच होनी चाहिए। अब इसमें एक खास बात आपको समझा देता हूँ। हम इनपुट जब क्लेम करते हैं तो 2B से करते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपने देखा होगा जीएसटी पोर्टल पर, वहाँ पर इनपुट क्रेडिट लेजर होता है हमारा, तो उसका जो बैलेंसेस चलता है वो 3B में कितना इनपुट क्लेम करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो उसके लिए आपको एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है। अगर आपका 2A 2B में डिफरेंस है तो जनरली आज के दौर में मैं ये मानता हूँ कि जीएसटीआर 2A और 2B में 99.99% मैचिंग हो जाती है। कोई 0.1% ये चीज़ बाकी रहती है कि वो मैच नहीं हो। अगर मैच नहीं हो रहा तो उसका एक रिकन्सिलेशन आपको स्टेटमेंट तैयार रखना है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी करंट अकाउंट्स हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आपके चढ़े हुए होने चाहिए पूरे, उनकी पूरी अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। जो भी आपके बैंक ऑडी हैं, सीसी अकाउंट है, उनके पूरे ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग होनी चाहिए। और जो भी बैंक लोन अकाउंट ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री होनी चाहिए। और इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे, जितने भी आपके करंट अकाउंट है उसके स्टेटमेंट चढ़ाओगे, स्टेटमेंट से मैच होने चाहिए। सीसी अकाउंट का जो लोन स्टेटमेंट है उससे ट्रैक करोगे आप, बैंक अकाउंट का जो लोन स्टेटमेंट है उससे आप चीज़ें ट्रैक करोगे। तो ये सब चीज़ें आपकी एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए क्योंकि ऑडिटर इन चीज़ों को चेक करता है। पांचवी हमारी चीज़ है कि मैचिंग ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स विद काउंटर पार्टीज लेजर। दोस्तों, इसमें हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बैलेंस जो हमने दिखा रखा है सिर्फ वो सही है। हम अपनी काउंटर पार्टी से कभी बात ही नहीं करते इस बारे में। तो होना ये चाहिए दोस्तों कि आपका जो ट्रांजेक्शन आ रहा है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के रेफरेंस में कि आप किसी पार्टी से 2.5 लाख रुपए मांगते हो, तो उस काउंटर पार्टी का जो लेजर मंगाओगे आप उससे, तो उसकी बुक्स में भी आप 2.5 लाख रुपए
क्रेडिट होने चाहिए, वो क्रेडिटर होने चाहिए। मतलब आप अगर किसी पार्टी से पैसे मांगते हो 2.5 लाख रुपए, तो वही एग्जैक्ट अमाउंट काउंटर पार्टी के स्टेटमेंट में भी, लेजर में भी होना चाहिए, ताकि आपके दोनों के लेजर सेम मैच हो जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में आ रहा है वो काउंटर पार्टी के लेजर से मैच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। दोस्तों होता क्या है, जो भी हम कैश पेमेंट दिखाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो 10,000 रुपये से ऊपर तो नहीं है। कोई भी कैश पेमेंट, वो किसी एक्सपेंस का हो सकता है, वो कोई आपने फिक्स एसेट खरीदी उसका हो सकता है, या फिर कोई आपने लोन का पेमेंट किया है उसका हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि 10,000 रुपये से ऊपर आपका कोई भी पेमेंट कैश में ना जाए इन रेफरेंस में। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें 10,000 रुपये से ऊपर का भी कैश पेमेंट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उस रूल को बोलते हैं रूल 6DD, जिसमें आप कैश पेमेंट अगर 10,000 से ऊपर करते हो तो उस पर भी आप क्लेम कर पाओगे अपना एक्सपेंस। आपका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। उसके रेफरेंस में हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आराम से वो देख सकते हो। फिर बात करते हैं कि TDS और TCS एप्लीकेबिलिटी। मान लीजिए आपके कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं तो आपको TDS काटना था, तो आपको देखना होगा कि भाई TDS काटना है नहीं काटना। तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा आपको लिंक क्लिक करना है, सीधे आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे इनकम टैक्स की। वहाँ आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। तो आपको अपने अपने कारोबार के हिसाब से देखना है कि हमारे कारोबार में हमें उन खर्चों पे TDS काटना था या नहीं काटना था। TDS और TCS की आपको एप्लीकेबिलिटी पूरी चेक करनी है। आपने टैन नंबर ले रखा है या नहीं ले रखा, क्वार्टरली रिटर्न आपकी जा रही है या नहीं जा रही है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। इसी तरह कुछ ट्रांजेक्शन पे आपका भी TDS कटता है, आपका भी TCS करता है, तो उसकी भी प्रॉपर आपके पास अकाउंटिंग होनी चाहिए। 8वें नंबर पर आता है हमारा डेप्रिसिएशन फुल रेट एंड डेप्रिसिएशन हाफ रेट। मतलब ये हाफ रेट और फुल रेट वाला कंसेप्ट क्या है, क्योंकि एक बड़ा कन्फ्यूजन चलता है मार्केट में। तो पहले एक बार मैं जनरली जो एसेट हमारे पास रहती हैं उनके रेफरेंस में जो रेट्स हैं इनकम टैक्स की, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे बिल्डिंग अगर मान लो कोई है तो 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं उस पर हम। फर्नीचर में फिक्सचर होता है तो उस पर 10% लगाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी होती है उस पर 15% लगाते हैं नॉर्मली। कंप्यूटर या लैपटॉप है आपके पास तो 40% लगता है। कोई इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि ट्रेडमार्क वगैरह तो उस पर 25% लगता है। अब हम बात करते हैं कि सर हाफ रेट और फुल रेट का क्या कंसेप्ट है। देखो दोस्तों, डेप्रिसिएशन फुल रेट लगता है अगर वो फिक्स एसेट ऑलरेडी आपके ओपनिंग बैलेंसेस में पड़ी हुई है। मान लो आज आप देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए किसी एसेट पे आपको पूरी रेट से लगाना है, हाफ रेट से लगाना है। अगर वो इस साल के आपके ओपनिंग बैलेंस में थी तो आपको क्या लगाना है, फुल रेट से लगाना है। दूसरा, आपको फुल रेट से कब लगाना है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक अगर वो एसेट खरीदी है, या इस बीच में क्या है, पुट टू यूज क्या है। क्योंकि जनरली परचेज और पुट टू यूज सेम ही मानते हैं, लेकिन होता दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम ही माना जाता है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, पुट टू यूज मतलब बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना। डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो पुट टू यूज से लगाया जाता है, ना कि परचेज से। इस पर हम कभी डिटेल से कोई वीडियो बना देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। परचेज जिस दिन परचेज करते हैं हम मान लेते हैं साहब उसी दिन हमारा पुट टू यूज है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक अगर आपने कोई भी एसेट खरीदी है उसको हम पुट टू यूज भी मान लेते हैं, और उस पर डेप्रिसिएशन फुल रेट से लगाया जाता है। हाफ रेट डेप्रिसिएशन कब लगाओगे, जब आपने 4 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद 31 मार्च तक कभी भी खरीदोगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार लग रहा है। स्टार लगने का मतलब ये है कि अगर लीप ईयर होगा तो ही 4 अक्टूबर देखना है। जैसे कि 2024 है वो लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब 2024, ऐसा ईयर जिसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, या जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं, उसे लीप ईयर कहते हैं। अदरवाइज जो 4 अक्टूबर है उसकी जगह हो जाएगा 3 अक्टूबर। मान लो मैं 2025 के लिए बात करूँ ये चीज़, तो वहाँ 3 अक्टूबर तक देखना है। हाफ रेट का मतलब ये है कि जैसे बिल्डिंग की अगर कोई बात करें तो उस पर 10 की जगह 5% ही लगाओगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर की बात करें तो 10 की जगह 5 ही लगाओगे। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो 15 की जगह 7.5 लगाओगे। इसी तरह ये चीज़ें आगे चलती रहती हैं। अब हम बात करते हैं नवी चीज़ की, जो भी आपके सस्पेंस होते हैं अकाउंट्स में। बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, खासतौर पे बैंकिंग एंट्रीज में आते हैं ट्रांजेक्शन, कि हमें समझ नहीं आते कि ये क्या है, तो हम सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अकाउंटिंग करते टाइम तो सस्पेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जब ऑडिट आपकी चल रही हो तो ऑडिट के टाइम जब आप अकाउंट्स तैयार कर रहे हो
तो सारे सस्पेंस आपके दूर हो जाने चाहिए। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। फिर आता है सेक्शन 43BH। ये चूंकि लास्ट ईयर तक नहीं था, इसी साल से आपको ध्यान रखना है। और ये वही है जो एमएसएमई का जो रूल है हमारा 15 दिन और 45 दिन वाला, उसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपका कोई भी ऐसा पेंडिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ना हो जिसका पेमेंट बाकी हो। अगर बाकी होगा तो वो आपके नेट प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। अगर आपको इसकी हमारी डिटेल से वीडियो देखनी है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको ये देखना होता है कि ग्रोस प्रॉफिट का आपका रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट का आपका रेशियो क्या है, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, क्योंकि तीनों ही रेशियोज ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किए जाते हैं, लास्ट ईयर के, करंट ईयर के। इसी तरह जब ऑडिट चलती रहती है तो 2-3 सालों का आपस में कंपैरिजन चलता है। लास्ट में हम बात करते हैं कैपिटल एंड ड्राइंग्स की। दोस्तों होता क्या है कि हम सारे अकाउंट्स तो बढ़िया तैयार कर लेते हैं, पता लगता है कि हमारे पास जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसकी अकाउंटिंग ठीक से नहीं हो पाती। हमें यही नहीं देखते हम कि ड्राइंग्स क्या थी या कब उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल अकाउंट्स की आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल के एडजस्टमेंट के साथ। तो ये वो 12 बातें थी जो जर्नली किसी ऑडिट के टाइम हम मोटी मोटी बातें ही ध्यान रखते हैं। कुछ केसेस में ये 12 बातों के अलावा भी कुछ बातें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पार्टनर्स का इंटरेस्ट, उनका रेमुनरेशन, उनकी सैलरी, उसकी अकाउंटिंग होती है। इसी तरह कंपनीज के केस में कुछ अलग अकाउंटिंग एंट्री होती है, जैसे डायरेक्टर का रेमुनरेशन वगैरह या और दूसरे एडजस्टमेंट। तो ये वो 12 मोटी मोटी बातें थी, या तो आपको हर ऑडिट में लगभग करनी ही पड़ती हैं। और भी कोई बातें ऐसी हैं जो आपके सामने हैं, आप हमें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।